हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस क्वेश्चन सीरीज़ का सेकंड वीडियो। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है। ये जो वीडियो है ये उन पीडीएफ के ऊपर बेस्ड है जो पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाली है। ठीक है, ये पीडीएफ हमने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी थी सॉल्व करने के लिए फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। अब इसी पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट वीडियो है। इन पीडीएफ्स के अंदर 15 क्वेश्चंस रहते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और इन वीडियो के अंदर उन्हीं पीडीएफ को सॉल्व करेंगे विथ एक्स्ट्रा जो पॉइंट रहेंगे जो भी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इनको नोट्स बनाना है, एक एक पॉइंट को आपको नोट करते जाना है और एग्जाम से पहले इनको मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक आदमी है, अ पर्सन वेंट फॉर अ मेडिकल चेकअप एंड फाउंड दैट द कर्वेचर ऑफ हिज आई लेंस वॉज इंक्रीजिंग। एक आदमी अपनी आंखों का चेकअप करवाने गया और उसे पता चला उसके आई लेंस का कर्वेचर बढ़ रहा है। अब देखो, ये आई लेंस, हमारे आई का लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसका जो कर्वेचर होता है मतलब ये कितना कर्व है, ये बढ़ते जाएगा, है ना। हिंदी में बोला जाए तो हमारी आई के लेंस की वक्रता, क्या वक्रता बढ़ रही है, कर्वेचर यानी वक्रता। ठीक है, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा कर्व होती जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या बीमारी होती है, हमको आँख में क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो जब हमारे आँखों में कर्वेचर इंक्रीज हो, जब हमारी आँखों में कर्वेचर या वक्रता इंक्रीज हो, कर्वेचर या वक्रता इंक्रीज हो, या फिर हमारी आँखों की जो आई बॉल है, या फिर हमारी आई बॉल जो हमारी आँख होती है, आई बॉल जो होती है, ठीक है, वो लॉन्ग हो जाए, लंबी हो जाए, क्या हो जाए, लंबी हो जाए। ठीक है, तो यह दो चीज़ जब होएंगी, ये दोनों चीज़ जब होती हैं, है ना, तो जो बीमारी होती है आंखों के अंदर उसको बोला जाता है मायोपिया। क्या बोला जाता है, मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो याद रखना, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, उसमें हमारी आंख जो होती है उसका जो कर्वेचर होता है लेंस का, किसका, लेंस का कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता, वो बढ़ती है। या फिर आई बॉल, हमारी जो आँख होती है जो है ना, वो कैसी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो उस बीमारी को हम कहते हैं मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसमें हमको और क्या ध्यान रखना है, मायोपिया में क्या क्या होता है, तो जो इमेज बनती है, इमेज मतलब जो हम चीज़ देख रहे हैं, इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज बनती है रेटिना के पहले, रेटिना के पहले, रेटिना के पहले, रेटिना के पहले मतलब बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना। देखो, अगर हमको ठीक से देखना है, हमारी आंखों को ठीक से देखना है, ठीक है, तो मान लो ये लेंस है, ये लेंस है और ये हमारा रेटिना है। ठीक है, तो जब हमारे को किसी भी चीज़ को देखते हैं तो जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। अगर रेटिना पे बन रही है तो हमारी आइज़ क्या है, परफेक्ट है, हमारी आइज़ क्या है, परफेक्ट है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये इमेज यहाँ ना बन के इमेज यहाँ बन जाती है, इमेज पहले बन जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, मायोपिया। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें होता क्या है, हमको सिर्फ पास का दिखाई देता है, पास का दिखाई देता है ना, और दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, मायोपिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, मायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। इमेज कहाँ बनती है, जो चित्र जो बनता है हमारी आंखों पे रेटिना के पहले बनता है, बिफोर रेटिना बनता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा, इसका जो करेक्शन होता है, करेक्शन मतलब हम जो इसको ठीक करवाते हैं, कैसे ठीक करवाते हैं, तो हम लोग एक चश्मा बनवाते हैं या हम लोग लेंस पहनते हैं। वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव को अवतल भी कहा जाता है, अवतल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवतल। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि ये जो हाइपरमेट्रोपिन है, पहले आंसर मार्क कर देता हूँ। इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर क्या है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, एक बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या इसको दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष।
तो जैसे मैंने ऊपर बताया है कि मायोपिया कैसे होता है, ठीक उसी प्रकार आपको बताना है कि ये हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है, उसका करेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, एक और बात, ये तो होमवर्क था, ये होमवर्क था। अब एक होता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। मोतिया, कैटरेक्ट को मोतियाबिंद भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? तो हमारे जो लेंस होते हैं, हमारे जो लेंस होते हैं वो दूधिया हो जाते हैं। दूधिया माने क्लाउडी, दूधिया मतलब क्लाउडी हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण इंसान को देखते नहीं बनता है, तो इसको क्या कहते हैं? कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। ठीक है, आइज में एक और बीमारी होती है जिसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। ये भी आंखों की बीमारी, प्रेस बायोपिया। हिंदी में भी प्रेस बायोपिया बोलते हैं, इंग्लिश में भी प्रेस बायोपिया बोलते हैं। पहली बात तो ये याद रखना, ओल्ड एज में होता है ये, जब बुढ़ापे में ये बीमारी होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस यानी लचीलापन। जो हमारा लेंस होता है लचीला होता है, तो हमारे आई लेंस का लचीलापन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारी आंखों की फोकसिंग पावर, यानी फोकस करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। किसको कम हो जाती है? क्लोज ऑब्जेक्ट, पास की रखी हुई चीज़ें देखने में हमको दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम इसका करेक्शन कैसे करते हैं? करेक्शन कैसे करते हैं? तो इसका जो करेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाईफोकल लेंस। क्या यूज़ करते हैं? बाईफोकल लेंस, या इसको प्रोग्रेसिव लेंस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोग्रेसिव लेंस। अब ये क्या होता है? तो आपने एक चश्मे देखे होंगे, एक चश्मा आता है एक प्रकार का, जिसमें नीचे भी एक अलग प्रकार का धुंधला धुंधला सा चश्मा रहता है, धुंधला धुंधला सा लेंस रहता है। ठीक है, तो जब एक ही चश्मे में दो लेंस होते हैं तो उसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो हमारे प्रेस बायोपिया के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ओल्ड एज में होती है। ठीक है, क्यों होती है? फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है हमारे आई लेंस की, यानी लचीलापन कम हो जाता है, जिससे कि फोकस करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, केंद्रित करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, अ पर्सन गेट्स आउट इन द सनलाइट फ्रॉम अ डार्क रूम। ठीक है, एक डार्क रूम, काला बिल्कुल जिसमें रोशनी ना हो, ऐसे रूम से एक व्यक्ति बाहर जा रहा है सूरज की रोशनी में। तो हमें क्या दिखता है? हमें अंधेरा दिखता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है। तो पूछा गया है, हाउ डज हिज प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द आई। पहली बात तो याद रखना, हमारी आँखों में जितनी भी लाइट जा रही है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो वो सवाल में ही लिख रखा है, प्यूपिल नाम का एक तत्व होता है, एक अंग होता है, जो हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट जाएगी, कितनी रोशनी जाएगी, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही हम एक डार्क कमरे में रहते हैं, मैं लिख देता हूँ, जब हम डार्क कमरे में रहते हैं, जब हम डार्क रूम में रहते हैं, काले कमरे में रहते हैं, है ना, तो लाइट क्या रहती है? लाइट क्या रहती है? कम रहती है। लाइट क्या रहती है? कम। तो लाइट कम रहती है, इसलिए हमारा प्यूपिल जो होता है वो एक्सपांड हो जाता है। क्या करता है? फैल जाता है, फैल जाता है, फैल जाता है, जिससे टू कैप्चर मोर लाइट, टू कैप्चर मोर लाइट, जिससे कि हमको ज़्यादा लाइट जा सके। ठीक है, पहली बात तो याद रखना कि जब हम डार्क कमरे में बैठे हैं तो प्यूपिल हमारा कैसा फैला हुआ रहता है, जिससे कि मोर लाइट, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमको आँखों के अंदर जा सके। ठीक है, अब जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, आउटसाइड निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, है ना, तो बाहर सनलाइट क्या है? सनलाइट है, बाहर क्या? सनलाइट ज़्यादा है ना, तो हमको इतनी ज़्यादा लाइट की आवश्यकता नहीं है आँखों में जाने के लिए, इसलिए प्यूपिल क्या होता है हमारा? प्यूपिल क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाता है, जिससे क्या होता है? लेस लाइट एंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक आदमी है जो डार्क रूम से सूरज की रोशनी में जा रहा है, तो उसकी आंखों में क्या होगा? ठीक है, तो अभी जैसा हमने बताया
द साइज ऑफ प्यूपिल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो साइज ऑफ प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिससे हमारे आंखों में, सॉरी गलत बता दिया मैंने, जो साइज ऑफ प्यूपिल है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि हमारी आंखों में कम रोशनी जाए, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पुतली का आकार कम हो जाएगा जिससे आंखों में कम प्रकाश प्रवेश करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। चलिए अगला सवाल। अब अमीबा जो होता है, अमीबा क्या होता है, पहली बात तो याद रखिएगा, अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा पहली बात तो क्या है, एक कोशिकीय, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा पहली बात एक कोशिकीय जीव है। यह कौन से जगत से है, यह कौन से किंगडम से है, किंगडम यानी जगत बोलते हैं जानवरों का, किंगडम यानी जगत, है ना। इनकी जात क्या है, तो जात हम क्या बोलेंगे, अमीबा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा में आता है। किस में आता है, प्रोटिस्टा। हिंदी में भी प्रोटिस्टा बोलते हैं, इंग्लिश में भी प्रोटिस्टा बोलते हैं। ठीक है, तो अमीबा अपना खाना किस प्रकार डाइजेस्ट करता है, खाना किस प्रकार उसको पचाता है, तो अमीबा अपने खाने को पचाने के लिए फूड वैक्यूल का इस्तेमाल करता है। किसका उपयोग करता है, खाद्य रिक्तिका का उपयोग करता है। तो नाम से समझ में आ रहा, फूड है तो फूड आ गया इसके अंदर, तो खाद्य रिक्तिका का उपयोग करता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अमीबा जो होता है, अमीबा जो होता है वो फूड लेने के लिए या खाना खाने के लिए और मूवमेंट करने के लिए, यानी चलने फिरने के लिए, मूवमेंट करने के लिए और खान पान के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है, तो याद रखना वो सूडोपोडिया का उपयोग करता है। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, मतलब ये एक नकली पैर जैसा होता है। सूडोपोडिया का मतलब कहता है नकली पैर, या फॉल्स फीट, है ना, एक नकली पैर जैसा होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में कूटपाद बोलते हैं, कूटपाद भी कहते हैं, है ना, जिससे कि वो खाना भी ग्रहण करेगा और जिससे कि वो चलेगा फिरेगा भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमीबा सूडोपोडिया की सहायता चलता है। अमीबा सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा किस जगत में आता है, प्रोटिस्टा जगत में आता है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी बताया था। एक और क्वेश्चन जो हमेशा पेपर में आया है और पिछले बार के ग्रुप डी के पेपर में भी आया है कि अमीबा जो है ना, वो किस प्रकार खाना लेता है। अमीबा फूड कैसे लेता है, कैसे लेता है, ये किस में आया है, ग्रुप डी में आया है, ग्रुप डी में आ चुका है। ठीक है, तो अमीबा कैसे लेता है, अपने पूर्ण जितनी भी उसकी बॉडी है, अमीबा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, अमीबा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो अपनी एंटायर बॉडी सरफेस से लेता है, ये पूरी बॉडी से खाना खाता है, एंटायर बॉडी सरफेस, है ना, पूर्ण सतह से, अपनी बॉडी की पूर्ण सतह से खाने को पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये ग्रुप डी में आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या था, खाद्य रिक्तिका। ठीक है, अगला सवाल है, देखो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव खाना खाता है तो उसके शरीर के अंदर पचाता है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खाने को शरीर के बाहर पचाते हैं। ठीक है, खाने को शरीर के बाहर पचाते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब, मतलब खाने को पहले बाहर पचाता है। कौन सा जीव समूह खाद्य पदार्थ को शरीर के बाहर विघटित कर और फिर अवशोषित करता है, मतलब पचाते हैं पहले बाहर और फिर उसको खाने को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उनका नाम है यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। पहली बात तो याद रखना, यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, यानी यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड ये एक प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो इनको नाम याद रखना है कि ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये शरीर के बाहर खाने को पचाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार जो खाने को पचाते हैं इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक पोषण भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी सड़ती हुई वस्तुओं पे अपना न्यूट्रिशन यानी पोषण लेते हैं। कैसे, डिकेइंग चीज़ों से, डिकेइंग
यानी सड़ती हुई चीज़ों से, सड़ती हुई चीज़ों से क्या लेते हैं, पोषण लेते हैं। कौन? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले जीव, यानी कि हमारे यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला, हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो फूड पाइप होती है, फूड पाइप का मतलब होता है ग्रास नली। फूड पाइप का मतलब क्या होता है? ग्रास नली, जिसके द्वारा खाना हमारे पेट में जाता है। ठीक है, तो हमारी जो ग्रास नली होती है वो कॉन्ट्रैक्शन करती है और एक्सपांशन करती है, मतलब सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। इनके सिकुड़ने फैलने से हमारा खाना पेट के अंदर जाता है। ठीक है, तो वो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसार की गति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पहली बात तो इसको इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं और हिंदी में इसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो, मान लो जी फूड पाइप है, हमारा फूड पाइप है, इसमें कुछ खाना है। ठीक है, ये फूड है हमारा, है ना, तो पहले ऊपर से क्या होगा? सिकुड़ेगा, ये ऊपर से सिकुड़ेगा, नीचे से फैलेगा। ठीक है, फिर ऊपर से सिकुड़ेगा, नीचे से फैलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब एक बात और, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, ठीक है, हमारा जो पेट है, उसके अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्रंथि। ग्रंथि क्या होती है? जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करती है, कुछ ना कुछ स्राव करती है। क्या करती है? स्राव करती है। तो पेपर में पूछा गया सवाल है एएलपी के अंदर, किसमें? एएलपी के अंदर, कि स्टमक के अंदर जो ग्रंथियां होती, ग्लैंड होती, उनमें से क्या क्या निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक तो पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है जो खाना पचाने में मदद करता है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो खाना पचाने में मदद करता है। इसके साथ साथ स्टमक से और क्या निकलता है? HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये भी निकलता है। और प्लस हमारे जो पेट होता है उसमें एक परत होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं उसको? चिपचिपी परत होती है, इसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस को श्लेष्मा भी कहते हैं, श्लेष्मा भी कहते हैं, श्लेष्मा भी कहते हैं। ठीक है, श्लेष्मा। तो ध्यान रखिएगा, म्यूकस भी सीक्रेट करता है, यानी स्राव करता है। अब याद रखिएगा, पहली बात तो ये एंजाइम हमारे पेट के द्वारा निकाले जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो म्यूकस होता है ना, ये पेट को HCl से जलने से रोकता है। ठीक है, HCl से जलने से रोकता है। ठीक है, कौन? म्यूकस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, जब भी हम कभी किसी चीज़ को लाते हैं ना खाने की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, आयोडीन, ये मिलावट चेक करने का तरीका है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ पर आयोडीन डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, जब आयोडीन डाला जाता है किसमें? राइस वाटर में। देखो, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, तो जब आयोडीन सोल्यूशन डाला जाता है चावल के पानी में, तो वो जो सोल्यूशन है ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। पहली बात तो याद रखना है, ब्लू ब्लैक कलर क्यों हो जाता है? क्योंकि आयोडीन कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि चावल के पानी में क्या है? तो चावल के पानी में, अब देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो लिखा नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखा, उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? स्टार्च लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टार्च। क्योंकि जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। वो भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जिससे कि हमको ताकत मिलती है खाने में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है? पोटैटो यानी आलू में होता है, पोटैटो यानी आलू में होता है ना, राइस में होता है ना, इन सब चीज़ों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है केमिकल इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो, जो हमारे पौधे होते हैं, है ना, पौधे होते हैं, प्लांट, जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट का फूड, प्लांट का खाना क्या होता है? तो प्लांट का खाना जो होता है वो भी कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। पहली बात तो याद रखना, पौधों का खाना भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, वो बनता कैसे है? बनता कैसे है? वो बनता कैसे है? तो जो पौधे होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा को सोख कर एक क्रिया करते हैं, उससे खाना बनाते हैं अपना। उस क्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस
यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। हिंदी राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है तो ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए बस। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो इसमें सूरज की ऊर्जा को उपयोग करके हमारे जो प्लांट होते हैं वो खुद का खाना बनाते हैं। जो खाना क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। जो खाना क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। फोटोसिंथेसिस की सहायता से हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो देखो हमें एक रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है। रिएक्शन मैं सीधे बता देता हूँ, ये अलग अलग रिएक्शन दे रखी है, हमको सीधे एक ही रिएक्शन याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी, क्या 6CO2 + 12H2O, इससे बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है जो पेड़ पौधों का भी खाना है और हमारा भी खाना है, प्लस 6O2 + 6H2O, ठीक है। यानी जो पौधा रहता है जब वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी का उपयोग करता है और उसके साथ में उसको क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है, पत्तियों में जो ग्रीन लीव्स होती है, ग्रीन लीव्स होती हैं, जो हरी पत्तियां रहती है, उसमें जो मौजूद तत्व होता है वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसके अलावा पौधों को सूर्य की ऊर्जा भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, जिससे कि वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला पेपर में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। C6H12O6, 6O2 और 6H2O, ठीक है। हमको इनके प्रोडक्ट भी याद रखने, ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये भी याद रखने, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर है, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा चुका है, क्या ALP के पेपर में पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ, प्रकाश संश्लेषण के प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं बताओ। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या होते हैं, तो पहला है ग्लूकोज, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन, और तीसरा है वाटर यानी पानी, ठीक है। तो पेपर में आ चुका है, लोको पायलट के, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर, और रिएक्शन को ऐसा का ऐसा याद करना है आपको, ठीक है। एक और बात जो ग्रुप डी पेपर में आ चुकी है, जो ग्रुप डी पेपर में आ चुकी है, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। ग्रुप डी पेपर में आई है, ग्रुप डी के पेपर में आई है, ठीक है। क्या आया है, पूछा यह गया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम कब होती है, जब लाइट कैसी हो, रेड कलर की हो। लाइट कैसी हो, रेड कलर की लाइट हो, तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये ग्रुप डी के पेपर में आया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें एक एक बात जो बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो देखो एसिड वगैरह समझना हो तो मैंने एक वीडियो डाला था एसिड बेस पीएच नाम से, ठीक है, इसी चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो वो देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा और आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे कि इसका आंसर स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या है, HCl, यानी जिसका pH होता है 1, है ना। तो देखो एक pH स्केल होती है, एक pH स्केल होती है, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 14 तक नंबरिंग रहती है, ठीक है। बीच में रहता है 7, ठीक है, बीच में क्या रहता है 7। 7 पे जो कलर रहता है वो कैसा रहता है, ग्रीन। कैसा कलर रहता है, ग्रीन कलर रहता है, ठीक है। 7 के इस तरफ जाएंगे, 7 के इस तरफ जाएंगे तो एसिड आते हैं, क्या आते हैं, एसिड यानी अम्ल। 7 के इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, बेस, बेस यानी कि क्षार, ठीक है। और 7 पे क्या रहता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी जो ना एसिड है ना बेस है, ठीक है। तो 7 से 1 की तरफ जाएंगे पीएच, क्या पीएच, इधर भी पीएच। जब 7 से 1 की तरफ जाएंगे तो हम लोग एसिड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 pH किसका, HCl का, इसीलिए HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक और बात, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 8, क्या, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है CH3COOH। पहली बात तो ये याद रखना, COOH का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड तो उसमें COOH का मतलब बताते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब
ये CH3COOH का क्या मतलब होता है? तो इसको हम बोलते हैं, पहली बात तो याद रखना, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है, इसका मतलब बोलेंगे इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होता है? इथेनोइक एसिड। इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पहली बात तो याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है, इसका कॉमन नाम क्या है? कॉमन नेम, कॉमन नेम आमतौर पे हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर, यानी कि सिरका, यानी कि सिरका। ठीक है, खाने में उपयोग किया जाता है ये। एक और बात जो पेपर में आई है, पेपर में ये आई है, पेपर में ये आई है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? कुछ नहीं होता, 100% इथेनोइक एसिड। जो ऊपर बताया ना इथेनोइक एसिड, वो 100% होगा। अगर उसमें कोई मिलावट नहीं होगी तो उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पेपर में आ चुका है रेलवे के। ठीक है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बता दिया। COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम आमतौर पे इसको विनेगर भी बोलते हैं, यानी सिरका। ठीक है, अगला सवाल, ये क्वेश्चन हो गया। अगला, Na2CO3.10H2O को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, Na2CO3 जो होता है, सबसे पहली बात इसको याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अब आप बोलोगे इसके आगे ये क्या लिखा हुआ है? इसके आगे .10H2O क्या है? तो Na2CO3.10H2O जो है, जो .10H2O है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मतलब हर नमक के अंदर कुछ पानी मौजूद होता है, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। ठीक है, दूसरी बात, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, या फिर Na2CO3 भी लिखा रहेगा कहीं कहीं। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है। ठीक, दूसरी बात, एक होता है हमारा बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? क्वेश्चन नंबर 9। देखो, एक होता है हमारा बेकिंग सोडा, जो हम लोग ब्रेड या खाना बनाने, इडली वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। फर्क समझना, इसके अंदर H आ गया। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो याद रखिएगा। दूसरी बात, बेकिंग, एक होता है बेकिंग पाउडर। इसको भी हम खाना बनाने में उपयोग करते हैं, लेकिन ये कुछ और रहता है। क्या रहता है? तो ये कुछ नहीं, इसके अंदर क्या रहता है? बेकिंग सोडा, जो ऊपर बताया, बेकिंग सोडा प्लस इसके अंदर माइल्ड एडिबल एसिड होता है, एक मंद खाद्य अम्ल। माइल्ड एडिबल एसिड यानी खाद्य अम्ल रहता है, खाद्य खाद्य अम्ल, ऐसा एसिड जो हम खा सकते हैं। तो वो कौन सी एसिड रहती है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, एक टार्टरिक एसिड होता है, वो रहता है इसके अंदर। किसके अंदर? बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा भी होता है, और माइल्ड एसिड, एडिबल एसिड यानी मंद खाद्य अम्ल, जिसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। ठीक है, अब ये बेकिंग पाउडर को ब्रेड में उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर को उपयोग किस में किया जाता है? ब्रेड फुलाने के लिए। क्यों ब्रेड फुलाने के लिए? क्योंकि इसके अंदर से CO2 गैस निकलती है, और वो हमारे खाने को क्या कर देती है? फुला देती है। ठीक है, ब्रेड को क्या बना देती है? फुला देती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा ये बात। Na2CO3.10H2 को हम क्या बोलते हैं? तो Na2CO3.10H2 को हम बोलते हैं, Na2CO3 को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा, यानी धोवन सोडा। ठीक है, कपड़ा धोने का सोडा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हुआ। अगला क्वेश्चन, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर भी दिख रहा है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग
पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये कपड़ों में सफ़ेदी लाने के लिए होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पेपर में पूछा गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये कपड़े धोने में उपयोग करा जाता है, कपड़ों में सफ़ेदी लाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखो, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग, ठीक है। अगर हमारी जो मिट्टी है, जो हमारी सॉइल है, ठीक है, वो ज़्यादा अम्लीय है, तो उसको ख़त्म करने के लिए किसान क्या करता है? तो देखो, एसिड को ख़त्म करना है तो हमें डालना पड़ेगा बेस। एसिड को ख़त्म करने के लिए डालना पड़ेगा हमको बेस, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, यानी उसका बेअसर हो जाए। तो याद रखिएगा, मिट्टी के अंदर जो हम लोग अम्लीयता ख़त्म करने के लिए स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना उपयोग करते हैं। स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaOH होल ग्रुप ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। एक और बात, इसमें जो अलग अलग तत्व दे रखे हैं, तो बुझा हुआ चूने का तो CaOH होल ग्रुप ट्वाइस बोल दिया। जिप्सम जो होता है वो होता है CaSO4.2H2O, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। कास्टिक सोडा जो होता है वो होता है NaOH, ठीक है, इसको NaOH भी कहते हैं, है ना। और बेकिंग सोडा का ऊपर ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, 1 बुझा हुआ चूना। अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है ना। ये RRB JEE के पेपर में आया है, ये RRB JEE के पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखिएगा। पहली बात तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, POP किससे बनता है, तो जिप्सम से ही बनता है, जिप्सम से ही बनता है। जिप्सम को हीट करेंगे, जिप्सम को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। पहली बात तो याद रखना है, जिप्सम को हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, CaSO4.12H2O, मतलब इसके अंदर पानी कितना है, हाफ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। CaSO4.12H2O, ठीक है। चलिए, अब एक डायग्राम वाला क्वेश्चन, एक सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है। बोला गया है कि इसके अंदर एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। वोल्ट मीटर कहाँ लगा रखा है, ये लगा रखा है, ठीक है। यह क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, तो पहली बात तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज नापता है। क्या नापता है, वोल्टेज मेजर करता है। पहली बात तो ये क्या मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी वोल्ट मीटर की, कि इसको समानांतर यानी पैरेलल में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, पैरेलल। देखो, समानांतर है, ये समानांतर है, तो वोल्ट मीटर कैसे लगा जाता है, पैरेलल में लगा जाता है। वोल्ट मीटर कैसे लगा जाता है, पैरेलल में लगा जाता है, समानांतर में लगा जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज नापने काम आता है, ठीक है। तो पूछा गया है इस सवाल में कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो क्या कर रहा है, तो देखो, किसके समानांतर लगाया गया है, तो वोल्ट मीटर इसके समानांतर लगाया गया है। किसके, इसके। यह क्या है, तो इसको बोलेंगे हम रजिस्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर यानी अवरोधक, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए हुए चित्र में हमारा जो वोल्ट मीटर है वो क्या कर रहा है, तो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज नाप रहा है किसके अक्रॉस, तो अक्रॉस द रजिस्टर। किसके अक्रॉस, प्रतिरोधक पर वोल्टता नाप रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, एक ए मीटर होता है, एक ए मीटर भी होता है, वह करंट नापता है। वो क्या नापता है, करंट मेजर करता है। वो क्या मेजर करता है, करंट नापता है। ए मीटर क्या नापता है, करंट नापता है। और उसको कैसे लगाया जाता है, सीरीज यानी श्रृंखला में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है यानी श्रृंखला में। तो ये सब पेपर में आई हुई चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है कि वर्क ऑफ 14 जूल, वर्क ऑफ 14 जूल। तो पहले लिखो वर्क कितना है, 14 जूल। इस डन टू मूव 2 कूलम चार्ज। एक 2 कूलम का चार्ज है, तो चार्ज को बोलते हैं क्यू। 2 कूलम दे रखा है, उसको मूव करवाना है बिटवीन 2 पॉइंट्स
इन अ कंडक्टिंग वायर। पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, हमसे पूछा है वी क्या है, वी। तो देखो वोल्टेज जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। वी क्या होता है, तो ये क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो देखो वोल्टेज निकालना है हमको, कितना निकलेगा 14/2, तो हो जाएगा 7 वोल्ट। क्या निकलेगा 7 वोल्ट, ठीक है। तो ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ढंग से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला सवाल, अब अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन कैसा है, कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूज करेगा। पहली बात तो याद रखना है कि एक कूलर है उसको हम चला रहे हैं, एक पंखा है उसको भी हम चला रहे हैं। तो देखो डोमेस्टिक जो सप्लाई होती है, घर होता है हमारा, डोमेस्टिक जो सप्लाई होती है, डोमेस्टिक सप्लाई जो होती है वो याद रखना हमेशा कैसे की जाती है, समानांतर यानी पैरेलल में की जाती है। कैसे की जाती है, पैरेलल होती है, समानांतर, समानांतर होती है। पहली बात तो याद रखना, समानांतर का मतलब क्या होता है कि एक हमारा कोई हमारा यंत्र या उपकरण खराब होता है तो उससे दूसरे यंत्र को प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये सीरीज में लगे होते हैं तो एक के खराब होने से सब खराब हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। तो पहली बात घरेलू सप्लाई पैरेलल की जाती है। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको अलग अलग पावर दे रखी है, ठीक है। पहले दे रखी 1500 वॉट, तो मैं मान लिया P1 कितनी दे रखी है 1500 वॉट, वॉट होती पावर की इकाई। दूसरा हमको क्या दे रखा है P2 यानी फैन दे रखा है, फैन कितना 500 वॉट पावर है, क्या है 500 वॉट हमारा पावर है। इसके अलावा पैरेलल में लगा रखा है, तो याद रखना पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में ध्यान रखिएगा वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और सीरीज में, ये पेपर में आया हुआ चीज़ है, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, यानी विद्युत धारा सेम होती है। करंट सेम होता है, क्या बोला, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या लगा रखा है, पैरेलल में लगा रखा है, तो V1 बराबर V2 बराबर V, मतलब दोनों ही क्या रहेंगे, V रहेंगे। कितना V रहेगा, 200 वोल्ट रहेगा, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, पैरेलल में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। चलो P निकालो कितना है, P1 1500, P2 कितना है 500, ये कितना हो गया 2000 वॉट, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखना कि ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब हमको क्या निकालना है, हमको वोल्टेज दे रखा है, कितना वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है रेटिंग ऑफ द फ्यूज, रेटिंग पूछा है। रेटिंग का मतलब कितने करंट का फ्यूज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें निकालना है रेटिंग, रेटिंग का मतलब हमको क्या निकालना है, आई निकालना है। आई का मतलब होता है करंट, क्या निकालना, करंट, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर V इंटू आई, ये फॉर्मूला याद रखना है, पावर बराबर V इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पे V क्या है, V है वोल्टेज, I क्या है, I है करंट, जिसको रेटिंग भी कहते हैं, इसको रेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं, P हमारा कितना है 2000, वोल्टेज को नीचे भेज देंगे, वोल्टेज कितना है हमारा 200 वोल्ट, वोल्टेज 200 वोल्ट। तो इससे हमारा I निकलेगा, कितना निकलेगा 10 एम्पियर। तो हम लोग 10 एम्पियर की रेटिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग 10 एम्पियर की रेटिंग यूज़ करेंगे। पैरेलल में पावर ऐड हो जाती है डायरेक्ट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमारा डोमेस्टिक सप्लाई कैसा होता है, समानांतर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कि एक स्टूडेंट है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको बनाना था अमोनियम क्लोराइड। पहली बात तो उसको अमोनियम क्लोराइड बनाना है, तो किससे बनाया उसने, अमोनियम क्लोराइड नहीं, गलत बोल दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो उसने एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया एल्यूमिनियम और क्लोरीन का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हमको एल्यूमिनियम पता होना चाहिए, क्लोरीन पता होना चाहिए। अब हमने क्लास 9वीं या 10वीं पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, तो याद रखना है कि इनमें क्या होती है, एक हमारी संयोजकता होती है, हर तत्व की एक संयोजकता होती है, जिसको वैलेंसी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अगली बार से ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम की रहती है 3, क्लोरीन की रहती है 1,
मतलब एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है, इसलिए प्लस चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो हम जब तत्व बनाएंगे इसको इससे क्रॉस करेंगे तो एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा 1, क्लोरीन के साथ आ जाएगा 3, तो इसी को हम क्या बोल देंगे AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। पहली बात तो जिसको फॉर्मूला नहीं पता हो तो फॉर्मूला ऐसे भी बना सकता है, और जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैलेंसी भी याद रखनी है। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन उसने बोला कि उसने बनाया कुछ भी, ठीक है। अब उसकी रिएक्शन बतानी हमको, तो हमको देखो ये पता है कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन की रिएक्शन से उसने क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया, हमको ये समझ में आ गया। अब हम जो रिएक्शन जो बनाते हैं, तो मैंने एक रिएक्शन वाली वीडियो दी थी, उसमें बताया था कि रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3, यहाँ पे क्लोरीन है 2, यहाँ पे क्लोरीन है 2, यहाँ पे 3, इसको बराबर करना है। तो 2 वाले को हम अगर 3 का गुणा कर दें तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3, तो उसको 6 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। अब 2 का गुणा क्लोरीन पे तो हो गया, लेकिन यहाँ पे गलती से एल्यूमिनियम पे भी हो गया। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम था 1, यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम था 1, तो इसको हम 2 बनाने के लिए क्या करेंगे इधर भी 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 क्लोरीन इक्वल टू 2 AlCl3। अब बताओ इसमें से कौन सी इक्वेशन इसको मैच कर रही है, तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 Cl2 गिव्स 2 AlCl3 यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंसिंग भी याद रखिएगा, ठीक है। ये पेपर में आए हुए चीज़ें हैं और हर बार पेपर में आती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आप बताइएगा इसको आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पेपर में फंसेंगे और ये कंसेप्ट आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। चलिए धन्यवाद।